हेलो दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। दोस्तों, यह कहानी 5 दोस्तों की है। चलिए जानते हैं इनका रहस्य। शाम का वक्त था, कुछ कुछ तूफानी। सूरज अभी नजर आ रहा था। अरुणाचल प्रदेश शहर की तूफानी शाम में जंगल के एक छोर पर बनी एक 3 मंजिल आलीशान हवेली के सामने एक कार आकर रुकी। हवेली को अगर बाहर से देखा जाए तो ये किसी भूतिया बंगले की तरह लगती है, लेकिन अंदर से ये किसी बड़े हवादार महल की तरह। चारों ओर घना काला जंगल और एक छोर पर अरुणाचल प्रदेश शहर बसा हुआ था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना शिव मंदिर है जो अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है। शायद ही अब वहां पर कोई रहता हो। इस कार में से 5 लोग बाहर निकलते हैं। धनराज, अजय, विकास, नीला और रागिनी। दोस्तों, धनराज जो था भूतों प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और हमेशा ही लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता रहता था। अपने दोस्तों को भूत बनकर डराना या लड़कियों के साथ मस्ती करना ही इसका एकमात्र काम था। और अजय बिल्कुल उसका उल्टा था। ये वो इंसान था जो भूतों प्रेतों में हद से भी ज्यादा विश्वास करता था और सबसे ज्यादा डरपोक था। विकास जो था एक पढ़ाकू कीड़ा था जिसे भूतों प्रेतों में बड़ा इंटरेस्ट था और सारा दिन कोई ना कोई किताब लेकर ही बैठा रहता था। भूतिया किताबें पढ़ना और पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेने का इसे बड़ा शौक था। ये तीनों लड़के ही पक्के दोस्त थे और किसी बिजनेस के काम से यहाँ पर आए थे। लगभग इन्हें 1 महीने तक इस हवेली में ही रुकना था। हर एक की उम्र 27-28 साल की थी। किसी की भी अब तक शादी नहीं हुई थी। लीला और रागिनी ये दोनों धनराज और अजय की कॉलेज गर्लफ्रेंड थी और इनके साथ यहाँ मस्ती करने आई थी। विकास सबसे अलग इंसान था जिसका लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो भी अपने शरीफपन के पीछे कई बड़े राज छुपाए बैठा था जिन्हें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। धनराज चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोलता है, आज पूरे 3 साल बाद इस हवेली में वापस कदम रखेंगे। हवेली आज भी वैसे ही पड़ी है जैसे कि 3 साल पहले थी, पूरी तरह सुनसान। बट अब हम लोग आ चुके हैं तो हवेली को सुनसान तो हर हाल में ही नहीं रहने देंगे। रागिनी हवेली के चारों ओर गौर से देखते हुए कहती है, यार धनराज, ये इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी है? ऐसी आलीशान हवेलियां तो मैंने फिल्मों में देखी थी। यकीन नहीं होता है कि आज मैं सच में इतनी बड़ी हवेली के आगे खड़ी हूँ। धनराज हंसते हुए बोलता है, यस बेबी, ये हवेली हमने अपने पैसों से खरीदी है। अब बाहर ही खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? लीला कहती है, यार मैं तो अंदर जा रही हूँ। जो हवेली बाहर से इतनी शानदार है वो अंदर से न जाने कैसी होगी। धनराज एक झलक में अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोलता है, जहां से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमारा बिजनेस का प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, इसलिए 1 महीने तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब चलो अंदर। अजय और विकास को छोड़कर बाकी सभी अंदर भाग गए। विकास हवेली की ओर नजर दौड़ाते हुए बोलता है, अजय, मालूम है ना इस हवेली को हमने अपना कैसे बनाया था? याद है ना कि 3 साल पहले यहाँ हम पांचों ने क्या किया था? इससे पहले कि विकास आगे कुछ बोल पाता, अजय ने गुस्से से लाल होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें निकालते हुए बोला, विकास, तुझे कितनी बार समझाया है कि 3 साल का नाम मत लिया कर। मैं बड़ी मुश्किल से इस घटना को भुला पाया हूँ। आज भी वो रात मुझे याद है। 3 साल पहले उस रात को हमने क्या किया था ये सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं।
मैं, तुम, धनराज और वो दो शख्स जो यहाँ नहीं है। हमारा ये राज लीला और रागनी के सामने किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। अगर आज हमने इतनी तरक्की की है तो सिर्फ उस एक रात की वजह से। आगे से 3 साल का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। वो 3 साल पहले के राज को उस रात में ही रहना चाहिए, समझे? दोस्तों, विकास ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इतने में धनराज वहां पर आते हुए बोला, सालो तुम दोनों आते ही शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि शहर में और कहीं पर भी रुक जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को बड़ा शौक था 3 साल बाद इस हवेली में वापस आने का। हमारा वो 3 साल पहले का राज खुल सकता है। वो रात हमारी जिंदगी की काली रात थी। इस बात को हमेशा याद रखना। अजय एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारा वो 3 साल पहले का राज राज ही रहेगा। अब अंदर चलो, हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। इतना कहकर वे सब अंदर चले गए। इधर जंगल में एक मंदिर के अंदर एक साधु बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक चंदन आकर बोलता है, गुरुजी, उस हवेली में वो वापस आ गए हैं, पूरे 3 साल बाद। ये सुनकर पुजारी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। पुजारी हंसते हुए बोलता है, उन्हें तो आना ही था। आखिर कलावती ने उन्हें वापस बुलाया है, अपना इंतकाम लेने के लिए। उस 3 साल पहले की रात का राज अब वापस खुलेगा। अब फिर से वही खूनी कहानी शुरू हो गई है। फिर से खून बहेगा। अब इस कहानी में असली मजा आएगा। चंदन शंका से बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब कि इतिहास? पुजारी बीच में ही बोल पड़ा, बिल्कुल सही। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब कोई भी नहीं बचेगा। इस हवेली में वापस आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले कलावती की मौत से, और अब ये कहानी खत्म होगी इन तीनों दरिंदों के कत्ल से। इधर हवेली के सामने लगे एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर निकली, जिसके बदन पर सफेद साड़ी थी, आंखें भी गहरी, खुले काले बाल, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट। देखने में कोई डायन लग रही थी। वो औरत हंसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है, आज 3 साल बाद में आखिरकार तुम्हें वापस आना ही पड़ा। अब इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। ये खूनी कहानी जिसकी शुरुआत तुम तीनों दरिंदों ने 3 साल पहले की थी, अब इस कहानी का अंत मैं करूंगी। कलावती की मौत से शुरू हुई ये कहानी अब तुम दरिंदों की मौत से खत्म होगी। अब वो 3 साल पुराना राज फिर से खुलेगा, फिर से खून बहेगा। कलावती का एक डरावना सच फिर सामने आएगा। अंदर रागनी चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोलती है, वाह यार, क्या हवेली है। ये तो मुगल जमाने का कोई महल लगता है। इतने में चौकीदार रघु वहां पर आते हुए बोलता है, सर, जैसे ही मुझे आपके यहाँ आने की खबर मिली, तब मैं तुरंत ही यहाँ पर भागा भागा चला आया और आज सुबह ही पूरी हवेली की सफाई करा दी। धनराज सर और रागनी मैम के कमरे सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर हैं। अजय सर और लीला मैम के कमरे 2nd फ्लोर पर हैं और विकास सर का कमरा सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। विकास गुस्से से बोलता है, अबे सालो, मैं अकेला ग्राउंड फ्लोर पर कैसे रहूंगा? अजय हंसते हुए बोलता है, तुझे ही बड़ा शौक है अकेले रहने का, और तुझे बड़ा शौक है ना भूत प्रेतों को पकड़ने का, तो ठीक है, अब नीचे अकेले बैठकर पकड़ते रहना। ये सुनकर सब बुरी तरह हंसने लगे। रागनी कहती है, रात हो गई है, मैं और लीला डिनर बना लेते हैं और तुम तीनों तब तक फ्रेश होकर आओ। रागनी और लीला किचन में चली गई और बाकी सभी अपने अपने कमरों में भाग गए। चौकीदार वहां से बाहर निकला और हवेली के पीछे बने एक कब्रिस्तान की ओर देखते हुए बोल पड़ा, मैं जानता हूं कि अब वो खूनी कहानी फिर से शुरू होगी जो आज से 3 साल पहले
कलावती के खून से खत्म हुई थी। इतिहास अब वापस दोहराया जाएगा। भगवान ही जानता है कि अब यहाँ से कोई जिंदा बचकर वापस जाएगा या फिर नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब कोई लड़की असमय मरती है या फिर मारी जाती है, तब होता है एक पिचासनी का जन्म। वो पिचासनी जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता। इस हवेली में 3 साल बाद कदम रखकर इन तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये जिंदा इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। इतना कहकर चौकीदार वहां से निकल गया। धनराज सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आया और अपने कमरे में अपना सामान सेट करके नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद धनराज वापस आया और अपने बालों को कंघी करते हुए धीरे से बोल पड़ा, वो एक रात और हम माला माल। हम 5 लोग, मैं, विकास और अजय, और बाकी वो 2 जो अब तक किसी को नहीं मालूम है कि कौन थे। इतना कहकर धनराज पागलों की तरह हंसने लगा। इधर अजय अपने कमरे में आया और नहाकर बाहर निकला और कमरे के चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए बोलता है, हर एक चीज, हर एक चेहरा आज 3 साल बाद में फिर से ताजा हो रहा है। लेकिन उस राज को हमने इस तरह से दफना दिया है कि कोई चाह कर भी इसकी राह में नहीं आ सकता। इतना कहकर अजय भी हंसने लगता है। इधर विकास अपने कमरे में घुसते ही किताबें लेकर बैठ गया और किताब का टाइटल देखते हुए बोलता है, डाकनी। बाप रे, कितना खतरनाक टाइटल है। मैंने इन दोनों को समझाया था कि वापस इस हवेली में मत आओ। अब 3 साल पहले के वो सभी चेहरे मुझे वापस याद आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उस घटना को भुला पाया था मैं। इतना कहकर विकास के चेहरे पर परेशानी आ गई। इधर जंगल में मंदिर में साधु शिव की मूर्ति के आगे खड़ा था। तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत ही भयानक सी 22-23 वर्षीय लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसके बदन पर पूरे सफेद कपड़े थे, गहरी सफेद आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, नंगे पैर, गले में मोतियों का एक बेशकीमती हार। पुजारी बिना पीछे देखे हंसते हुए बोला, आओ आओ कलावती, आखिर तुम्हें तो आना ही था। इतना कहकर वो साधु पीछे घूम गया और ये था वही चौकीदार रघु। साधु यानी कि चौकीदार रघु हंसते हुए बोलता है, आओ कलावती आओ, तुम्हें तो आखिर आना ही था। अब ये कहानी फिर से शुरू होगी, क्योंकि तुम भी वापस आ गई हो और वो दरिंदे भी। कलावती बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज में बोलती है, अब एक एक इंसान से चुन चुन कर बदला लूंगी, तड़पा तड़पा कर हर एक इंसान को मारूंगी। साधु हंसते हुए बोलता है, कलावती तुम भले ही एक शक्तिशाली आत्मा हो और बदले की भी प्यासी हो, लेकिन वे लोग भी कोई आम इंसान नहीं हैं। उनके हाथों में पहने हुए वो रुद्राक्ष हमेशा ही उनकी रक्षा करेंगे, जिन्हें तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। कलावती हंसते हुए बोलती है, कलावती अपने रास्ते खुद ही बना लेती है। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कहकर कलावती अचानक से गायब हो गई और साधु अपने आप से बोल पड़ा, जो कुछ भी होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि वे लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, सब मरेंगे। कलावती का कहर अब छाएगा उस हवेली पर और इन तीनों के साथ में वो दोनों बेगुनाह लड़कियां भी मारी जाएंगी। इधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से विकास के कानों में कुछ खोदने की आवाज आई। विकास अपने कान पर हाथ रखते हुए बोलता है, ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? लगता है कि कोई गड्ढा खोद रहा हो। धनराज हंसते हुए बोलता है, अबे पागल, कोई कुछ भी नहीं खोद रहा है, तेरे ही कान बज रहे हैं। अब चुपचाप खाना खा। देख तो सही आज कितना जबरदस्त खाना बना है। आलूओं की सब्जी तो सच में शानदार है। रागनी कहती है, थैंक्स धनराज, वैसे सब्जी मैंने बनाई है। इतने में फिर से विकास के कान में कुछ खोदने की आवाज आने लगी
और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मूर्खों, तुम लोगों को खाने की पड़ी है। बाहर से कुछ खोदने की आवाज आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। अजय बोलने लगा, यार तू बेवजह ही परेशान हो रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है कि तेरे कान बजने लग गए हैं। मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। बाहर देख तो सही, कितना अंधेरा है। ये विकास पता नहीं कैसे बाहर चला जाता है। पुजारी यानी कि नकली ड्राइवर के बिल्कुल बगल में तांत्रिक सिंधार खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो थर थर कांपने लगा, बदन जवाब देने लग गया। सिंधार, जिसकी उम्र लगभग 200 साल की होगी, बेहद ही मोटा और गठीला शरीर, बड़े बड़े जटाधारी लंबे बाल, पूरे शरीर पर राख लेपी हुई थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर राख से सफेद नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और बेहद ही डरावनी सफेद आंखें, जो कि किसी को भी डरा दे। हाथों और पैरों के बड़े बड़े नाखून और काला लंगोट पहने हुए था। उसे देखकर पुजारी क्या कोई और भी होता तो वो भी डर जाता। पुजारी थर थर कांप रहा था, दिल उसका किसी ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। पुजारी डरते हुए पीछे दीवार से जाने लगा। सिंधार बस गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था। अगले ही पल सिंधार बिल्कुल उसके पास आ गया और बेहद ही डरावनी और मोटी आवाज में बोला, कौन है तू और क्या लेने आया है यहाँ? ये सुनकर पुजारी थर थर कांपने लगा और बदन उसका जैसे सूखकर कांटा ही हो गया। पुजारी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जुबान को लकवा ही मार गया हो। सिद्धार्थ जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैंने पूछा कौन है तू, क्या लेने आया है यहाँ, सुनाई नहीं देता क्या? ये सुनकर पुजारी तो बुरी तरह डर गया। इतने में चंदन भाग कर वहां आया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुदेव, ये मेरा ही आदमी है, ड्राइवर है ये। ये सुनकर सिंधार थोड़ा सा दूर हट गया और अंदर जाने लगा। अजय पुजारी को घूरते हुए बोलता है, ड्राइवर के बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि बाहर इंतजार करना, फिर अंदर क्या लेने आया है तू? अभी मरवा देता। इतना कहकर अजय गुस्से से सिंधार के पीछे चला गया। पुजारी भी डरते हुए धीरे धीरे दबे पांव उनके पीछे चलने लगा। काफी आगे जाने के बाद पुजारी ने देखा कि गुफा सच में बेहद ही बड़ी थी और चौड़ी भी। अंदर कई और तांत्रिक भी बैठे हुए थे। एक और आग जल रही थी और हर जगह कुछ किताबें, कहीं खून तो कहीं खोपड़ियां बिखरी हुई थी। हर ओर काली शक्तियों के मंत्र लिखे हुए थे। सिंधार ने एक खोपड़ी उठाई और उसे आग में दे मारा और फिर गुस्से से चिल्लाया, वो जो लड़का आया था वो शिव मंदिर से आया था। वो कौन था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो कलावती को लेने ही आया था। अजय अपने दोनों हाथ जोड़कर डरते हुए बोलता है, गुरुदेव, उसे पकड़ने का कोई तो रास्ता होगा ना? सिंधार गुस्से से बोला, डर मत, जो डर गया समझो कि वो मर गया, इसलिए डरना बंद कर दे। ये सुनकर अजय बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और अपने डर पर काबू करने की कोशिश करने लग गया। एक ओर छिपकर खड़ा पुजारी ये सारी बातें सुन रहा था। दोस्तों, सिंधार वहीं आग के पीछे में चक्कर काटते हुए कुछ सोचने लगा और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद में अपनी आंखें खोलते हुए बोला, उसका गुरु तुम लोगों के साथ में घुस चुका है। वो भेष बदल कर घुसा है, कौन है बस यही पता नहीं चल रहा। ये सुनकर एक और खड़ा पुजारी बुरी तरह डर गया और थर थर कांपने लगा। अजय बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को देखते हुए बोला, कौन है गुरुदेव वो, बताइए, मैं अभी उसकी गर्दन पकड़कर आपके सामने ले आऊंगा। सिंधार अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, शिव उसके साथ है, उसे पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। वो कौन है इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगा वो हमसे, मैं जल्द ही इसका सारा पता लगा लूंगा। सिंधार से कोई नहीं बच सकता और ना ही कोई सिंधार को धोखा दे सकता है। ये सुनकर अजय ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए
और वहां से चला गया। पुजारी भी उसके साथ वहां से निकल गया। इधर हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से अंजलि बाहर निकली और ग्राउंड की ओर चली गई। तभी अचानक से उसे किसी के हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए। ये देखकर अचानक से अंजलि घबरा गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से विकास ने उसे चौंका दिया और वो लोग बहुत सारी बातें करने लगे। इतने में विकास की नज़र एक जगह जाकर टिक गई और उसकी आंखें डर के कारण बड़ी हो गई। एक बेहद ही खूबसूरत औरत जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, कमरे के बिल्कुल बाहर धनराज के सामने विकास खड़ा था, जिसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और उसके बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी, जिसे धनराज साफ महसूस कर सकता था। धनराज कुछ पल रुक कर डरते हुए बोला, क्या हुआ? विकास ने जल्दी से धनराज का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचकर धीरे से बोला, तुझे मालूम भी है, मुझे अभी अपने कमरे में वो अशोक नजर आया। जल्दी से एक काम कर, वो अंगूठी मुझे दे दे जिसमें कलावती को कैद किया गया था। वो अंगूठी मेरे पास सेफ रहेगी। जल्दी बता, वो अंगूठी कहाँ है? अरे कुछ बोलेगा भी? मेरे मुंह की तरफ ऐसे क्या देख रहा है? दोस्तों, धनराज डरते हुए बोलता है, तू क्या बोल रहा है? तू विकास ही है ना? तू ही तो अभी मुझसे वो अंगूठी लेकर गया था। ये सुनकर विकास बुरी तरह डर गया और गुस्से से बोला, साले तू पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तो अभी अपने कमरे से आया हूँ। तूने मुझे अंगूठी कब दे दी? चल अब ज्यादा मजाक मत कर और मुझे जल्दी से वो अंगूठी दे। वो अशोक उस अंगूठी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ भी का मतलब तू बाखूबी जानता है। दोस्तों, धनराज ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और अब उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बदन थर थर कांपने लग गया था। कुछ देर पहले की सारी घटनाएं अब उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। इतने में धनराज धीरे से बोलता है, इसका मतलब कि वो अशोक था। विकास गुस्से से चिल्लाया, साले तू पागल हो गया है? क्या बकवास कर रहा है तू? ढंग से कुछ बताएगा भी या फिर मुझे यूं ही गोल गोल घुमाता रहेगा? कहाँ है वो अंगूठी? धनराज डरते हुए बोलता है, अभी तेरा रूप बनाकर कोई आया था और उसने मुझसे वो अंगूठी मांगी थी। विकास ये सुनकर बुरी तरह कांप उठा और डरते हुए बोला, तूने अंगूठी दे दी क्या? धनराज ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया और ये देखकर विकास ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बोला, हमारी वर्षों की मेहनत बर्बाद कर दी, सारा काम चौपट कर दिया तूने। धनराज गुस्से से बोला, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उसे पहचान नहीं पाया कि वो तेरे भेष में अशोक है। विकास धनराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू खुद को दोष मत दे। वो अशोक एक पहुंचा हुआ एआर है। एआरी के फन का तो बादशाह था वो। बड़े बड़े उसके धोखे में आ जाते थे। इतने में धनराज ने अपना सर ऊपर किया और पागलों की तरह हंसते हुए बोला, बड़े बड़े आ जाते होंगे लेकिन धनराज सिंह राय ज्यादा नहीं। उस जैसे बड़े बड़े भूतों को ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये सुनकर विकास के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ गई और उन दोनों ने आपस में ताली मारी। इतने में धनराज ने अपने गले से लॉकेट निकाला और विकास के गले में डाल दिया और बोला, समझो कि दूसरा मोहरा है हमारे हाथ। विकास ने उस लॉकेट को गौर से देखा जिसमें कि कलावती कैद थी और हंसते हुए बोला, नाखून देखकर पहचान लिया था क्या? ये सुनकर धनराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, साले के नाखून गहरे नीले थे। मैं तभी समझ गया था कि ये विकास नहीं बल्कि उसका भेष बदल कर आया हुआ कोई बहरूपिया है। सिंधाड़ के कहे मुताबिक मैंने भी पहले से ही कलावती को अंगूठी में से निकालकर इस लॉकेट में कैद कर लिया था। मैंने भी उसे नकली अंगूठी पकड़ा दी। अच्छा, अब तू जा। ये भूत प्रेत बुरी आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी अब तो सिंहाड़ भी हमारे साथ में है। विकास ने जहरीली मुस्कुराहट में हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया।
दरवाजे के पास खड़ी अंजलि उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर अंजलि की आंखें भी डर के कारण अब चौड़ी हो चुकी थी। इतने में विकास दरवाजे की ओर मुड़ा और ये देखकर अंजलि घबरा गई और अंदर चली गई। विकास ने पूरे कॉरिडोर के चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, अशोक जी, आपकी बहना को तो अब हमारे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी मौत तो लिखी हुई है। मतलब मौत तो उसके 3 साल पहले ही लिखी हुई थी। अब तो उसकी आत्मा की मौत लिखी हुई है। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर विकास की हल्की सी हंसी निकल गई और वो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम भेष बदल कर आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? लेकिन अफसोस, धोखा तो तुम मुझे देने के लिए आए थे, लेकिन धोखा तुम खुद ही खा गए। अब क्या बनेगा तुम्हारा? आज भी तुमने वही नादानी की। इतना कहकर विकास हंसते हुए कमरे में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। उसके वहां जाते ही एक ओर से एक साया बाहर निकला, जिसके हाथ में वही अंगूठी थी। उस साय ने एक ही झटके में वो अंगूठी दीवार से दे मारी और अंगूठी का तो कचूमर ही निकल गया। वो साया बेहद ही गुस्से में और बेहद ही डरावनी आवाज में बोलता है, बहुत खूब, मान गए तुम्हें। तुम्हारी अक्लमंदी की तो मैं दाद देता हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे धोखा देने की सजा तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। नाखून का रंग देखकर मुझे पहचान किया। तुम हार कर भी इस बाजी को जीत गए थे। कोई बात नहीं, अब मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए तुम मेरी कलावती को क्या करते हो। मैं कलावती को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। एक प्रेत की शक्तियां क्या होती है ये अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो साया अंधेरे की तरह बिखर गया और पूरे कॉरिडोर में एक जानलेवा सन्नाटा सा छा गया और ऐसा लगने लगा कि मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। विकास ने अंदर जाकर देखा तो अंजलि उसकी ओर पीठ करके बेड के दूसरे सिरे पर सोई हुई थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी। अंजलि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने मन में बोली, क्या मैंने जो सुना वो सच था? ये अशोक कौन है और ये किस अंगूठी की बात कर रहे थे? इतने में विकास आ गया और अंजलि से पूछने लगा, सो गई क्या? अंजलि धीरे से बोलती है, अगर तुम सोने दोगे तो सोऊंगी ना। विकास ने उसका मुंह एक ही झटके में अपनी ओर घुमा लिया। अंजलि सहमी सी आवाज में बोलती है, अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम सच सच जवाब दोगे? विकास बोलता है, अगर तुम कसम नहीं दोगी तो भी मैं सच ही बताऊंगा। अब पूछो कि क्या सवाल है। अंजलि धीरे से बोलती है, ये एआर क्या होता है? ये सुनते ही विकास के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।